नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत न्यूज़ और मैं हूं शालू आपके साथ। आज हमारे शो के स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर प्रदीप हुड्डा, जो कि एक सोल्जर है। तो आइए जानते हैं इनकी स्टोरी। तो सर, आपकी जर्नी एज अ सोल्जर कैसे स्टार्ट हुई थी? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी दिल्ली से। इंस्पायर हुआ था मैं यहाँ पे। जब मैं कॉलेज टाइम पे था तो रनिंग करते हुए देखता था लोगों को। फिर कॉलेज में हम 4 दोस्त का ग्रुप था, तो हमने सोचा चलो हम भी ट्राई करते हैं। तो हम फिजिकल के लिए गए और हम सिलेक्ट हो गए थे, जिनमें से अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मैं ही सिलेक्ट हुआ था, बाकी 3 रह गए थे। आज वो टीचर है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। ओके, तो सर आपने फिर कहाँ कहाँ सर्विस किया है? स्टार्टिंग मैंने न्यू दिल्ली से की थी। फर्स्ट पोस्टिंग मेरी फिर आगरा हुई। आगरा से फिर मैं ले गया। ले के बाद अभी श्रीनगर में हूँ। पिछले 5 साल से श्रीनगर में हूँ मैं। सर ये बहुत लोगों का मिथ है कि आर्मी जो है ये जॉब है कि क्या है, और एक और चीज़ है कि पैरा कमांडो पैरामिलिट्री में इसमें लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो आप इसके इलैबोरेट कर सकते हैं? नहीं, देखिए, जो ये लोग ये सोचते हैं आर्मी एक पैसा कमाने की फर्म है, तो वो बहुत गलत सोचते हैं। आर्मी कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। ये एक पैशन है। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आपने डिसाइड किया मैं आर्मी में जाऊँगा, तो आपको फिज़िकली, मेंटली, हर साइड से आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। ऐसा यही सोच के नहीं आ सकते कि हाँ, मैं सुबह 8 से 9 जॉब करूँगा और पैसे कमाऊँगा और रेस्ट करूँगा। अगर आप आर्मी में हैं तो आप 24/7 ऑन ड्यूटी रह सकें। और दूसरा सवाल क्या था आपका? सर ये पैरा कमांडो पैरामिलिट्री इनके बीच में देखिए, पैरामिलिट्रीज़ में जैसे आपकी सीआईएसएफ हो गई, बीएसएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई, ये सब आपकी आती हैं पैरामिलिट्रीज़ में। पैरा कमांडो एक वर्ड नहीं है। पैरा कमांडो एक ऐसे ही नहीं बन जाता कोई भी। एक इन्फेंट्री सोल्जर और एक पैरा कमांडो में उतना ही फ़र्क होता है जितना एक फटे हुए दूध में और पनीर में। एक पैरा कमांडो बनने के लिए आपको बहुत कुछ अचीव करना पड़ता है, बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है, अपने आप को काफ़ी हार्ड ट्रेन करना पड़ता है। उसके बाद जाके कहीं आप एक पैरा कमांडो, एक मैरून बैरेट जो आप अपने सिर पे लगाते हैं, वो आप अचीव कर पाएंगे। उसको कमाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिल जाती वो। तो सर इन सब चीज़ों में पैरामिलिट्री पैरा कमांडो एनएसजी, इन सब चीज़ों में आपने कहाँ कहाँ सर्व किया है? बेसिक्स मेरे स्टार्ट हुए थे दिल्ली से। दिल्ली में मैंने अपनी बेसिक्स कंप्लीट करके उसके बाद मैं को पता चला कि हाँ, कोई पैरा कमांडोज करके एक फ़ोर्स होती है। पहले मेरे को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। उसके बाद फिर मेरे को जब इसका पता चला तो मैं यहाँ से वॉलंटियर हुआ उसके लिए। जब आपकी सर्विस 5 साल से कम होती है तो आप उसके लिए वॉलंटियर अप्लाई करते हैं। फिर आप वहाँ जाते हैं, आपका 3 महीने का प्रोविज़न पीरियड चलता है। उसमें आपको फिज़िकली रूप से, मेंटली रूप से आपको हर तरीके से तोड़ा जाता है। आपको आपकी बॉडी और आपके माइंड की लास्ट स्टेज दिखाई जाती है। उसके बाद अगर आप उसको पार करते हैं तब आपको वहाँ पे फिट किया जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप फिज़िकल में अच्छे हैं तो आप पैरा कमांडो बन पाएंगे। नहीं, आप फिज़िकल आपकी कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी मेंटलिटी अच्छी होनी चाहिए, और आपके अंदर टीम वर्क सबसे मेन मायने होता है। टीम वर्क, अगर आप ये तीनों चीज़ें आप ठीक ठाक से कर सकते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज तो आपको वहाँ से लात मार के निकाल दिया जाएगा। ओके, तो सर हमने जहाँ तक हमें पता है कि और सुना भी है आपके बारे में कि आप जब भी अक्सर छुट्टियों पे आते हैं तो आप ये सेल्फ डिफेंस की क्लासेस करते हैं बच्चों के लिए, कॉलेजेस एंड स्कूल्स में। तो इसके पीछे आपका रीज़न क्या था, और आप मतलब कहाँ तक अभी कितने क्लासेस करवा चुके हैं? देखिए, ये सबका एक परसेप्शन होता है। अब वहाँ पे हम जॉब करते हैं, पूरा दिन जॉब में रहते हैं, छुट्टी आते हैं तो फैमिली टाइम देने के लिए आते हैं। बट 24 घंटे एक बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है। आप पूरे दिन घर पे भी नहीं बैठ सकते। और इतना हार्ड वर्क करने के बाद, इतनी ट्रेनिंग करने के बाद, खाली बैठना अच्छा भी नहीं लगता। तो मेरी यही होप है कि यहाँ जो मैंने सीखा है, जो मेरे को आता है, तो क्यों ना उसको साथ साथ में सिखाऊं किसी को, ताकि जो मेरी ट्रेनिंग है वो शायद कल को किसी और के काम आ जाए। तो इस की वजह से जब भी छुट्टी आता हूँ, कॉलेजेस में या स्कूल्स में बच्चों को फ्री सेल्फ डिफेंस की कोचिंग देता हूँ। ओके,
तो सर आपका मेन फ़ोकस सेल्फ डिफेंस में किस टॉपिक पे रहता है? बिकॉज़ काफ़ी चीज़ें हैं कि जैसे लड़कियों को जब वो कहीं फँसे, ट्रैप हो, तो वहाँ पे, या फिर लड़कों को अगर फाइटिंग वगैरह के लिए हो, तो आपका मेन जो फ़ोकस रहता है सेल्फ डिफेंस की क्लासेस पे, उसमें किस पे रहता है? नहीं देखिए, कोई भी चीज़ किसी को मारने के लिए नहीं सीखी जाती। सेल्फ डिफेंस का मतलब ही ये है कि अपनी आत्म सुरक्षा। अगर आप वो चीज़ अपने माइंड में ये रखते हुए सीख रहे हैं कि हाँ, मैं किसी को मार सकता हूँ या मार सकती हूँ, तो वो गलत चीज़ है। वो चीज़ इसलिए सिखाई जाती है कि अगर इन केस आप किसी ऐसी वर्स सिचुएशन में फंसते हैं, तो आप वहाँ पे उस चीज़ से थ्रू अपने आप को बचा सकें और किसी दूसरे बंदे की हेल्प कर सकें। इसलिए सेल्फ डिफेंस होता है। ओके। तो सर जैसा कि पैरा कमांडो में और हर सोल्जर की लाइफ जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, और कई बार लाइफ में हमारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि हम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, बट ऐसा कोई मोमेंट होता है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा खुद को मजबूर समझते हैं और ऐसा लगता है कि हम पावरलेस हैं। ऐसी कोई इंस्पायर मतलब ऐसी कोई मजबूर जो ऐसी कोई स्टोरी जिसमें आप खुद को ऐसा फील करे हो? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। ट्रिकी खेल रहे हैं आप, हैं? नहीं देखिए, जब से हम आर्मी में फर्स्ट स्टेप रखते हैं अपना, तो हमें दो चीज़ सिखाई जाती हैं। एक सेल्फ रिस्पेक्ट और एक अपने सबॉर्डिनेट्स की रिस्पेक्ट, चाहे वो आपसे सीनियर है चाहे वो आपसे जूनियर है। हमको हर समय हर फील्ड में हर स्टेप ये सिखाया जाता है कि एक दूसरे की आपने कैसे हेल्प करनी है, कैसे एक दूसरे का सहारा बनना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रात को आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करवा दिया, आप रो रहे हैं तो आपको मम्मी आएगी सुलाएगी या दूध पिला के जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मैं हूँ, मेरा बड़ी है बस। हम दोनों ही एक दूसरे की फैमिली हैं, हम दोनों ही एक दूसरे के साथी हैं। हाँ, कई बार हो जाता है ऐसा। एक है इंसिडेंट। एक बार हम कहीं ऑपरेशन में रोप क्लाइंबिंग कर रहे थे। हमें हाइट पे चढ़ना था। अप्रॉक्स वो रॉक फेस था 100 मीटर एंड अबाउ था। तो उस पे हम चढ़ रहे थे। तो मैं था उसमें, एक मैं और मेरा बड़ी, हम रॉक ओपनिंग में पार्टी में थे हम, जिसे हमें रोप सेट करना ताकि हमारी पूरी टीम वहाँ से चढ़ सके। तो हम अप्रॉक्स तकरीबन 60 और 70 मीटर हमने रोप सेट कर दिया था, रोप फिक्स कर दिया था। तो सडनली पता नहीं क्या हुआ, जो मेरे साथ वाला लड़का था उसका हाथ स्लिप हुआ और उसने अपने आप को कैराबिनर से अटैच नहीं किया था, और वो डायरेक्ट वहाँ से, उसका हाथ स्लिप होते ही वो नीचे जाके गिरा। उस टाइम मेरे को ऐसा लगा था कि हाँ, कि इतनी हार्ड वर्क, इतना ट्रेनिंग करने, ये चीज़ें अचीव करने के बाद, कि ये कमांडो का दर्जा अचीव करने के बाद भी मैं उस टाइम पे अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था कि मैं इतना ट्रेन होने के बाद भी उसे कुछ हेल्प नहीं कर पाया और वो मेरे सामने नीचे गिरा था। ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती हैं। सर टू बी ऑनेस्ट ये मोमेंट ऐसा है कि अभी वर्ड्स नहीं है कहने को, बिकॉज़ हम लोग आप लोग का पेन कभी समझ नहीं सकते, बट स्टिल वो मोमेंट अपने ही बडी को, अपने कॉमरेड को ऐसे देखना, वो सबसे ज़्यादा दुख देने वाला मोमेंट रहता है। तो आगे चलने के लिए एक ऐसी कोई स्टोरी आप बताना चाहेंगे जो जहाँ पे आप बहुत अ, खुश नसीब अपने आप को समझे होंगे और बहुत ज़्यादा उस समय जॉय फील जो होता है वो हुआ होगा आपको? कोई ऐसा इंस्पायरिंग स्टोरी जो आई गेस हमारे ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगेगी और इंस्पायर करेगी? ओके, तो ये स्टोरी है, जब मैं पैरा कमांडो की मैं रूम बैट में ले चुका था, बैच मेरे लग चुका था। उसके बाद वैकेंसी आई थी एनएसजी की, आपने सुना हो, जिसको ब्लैक कैट कमांडो बोला जाता है। तो उसके बारे में एक वैकेंसी आई थी। तो वहाँ पे एक बंदा जाना था, तो वहाँ मेरा नाम मेरे सीनियर्स ने टिक किया था कि आप जाएंगे। तो उससे पहले मेरे को एनएसजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ऐसी कोई फोर्स होती है या कुछ होता है। मैं उस टाइम पे सबको एक इक्वलेंट मानता था, पूरी फोर्स इंडियन आर्मी इक्वल है। बट जब वहाँ पे गया और वहाँ की जब हमने ट्रेनिंग करी और जो वहाँ 3 महीने हमने रगड़ा झेला, तो उस टाइम पे एक टाइम मेरे को ऐसा लगना, पीक टाइम ऐसा था जब मेरे को ये लगने लगा था कि हाँ, शायद मेरी यहाँ तक कि पैरा की ट्रेनिंग भी मेरी शायद कम पड़ने वाली है यहाँ पे। काफ़ी बहुत हार्ड ट्रेनिंग थी वहाँ पे। एक स्ट्रेस वीक होता है, एक वीक का, उसमें आपको 24 घंटे सोने नहीं दिया जाता। पूरे वीक आपको सुबह 6 बजे से लेके अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे तक आपको जगाया जाता है। ये पूरा वीक चलता है आपका, एक हफ्ता आपको बिना सोए निकालना पड़ता है।
तो उस टाइम पे एक मेरा लद्दाख का बडी था, स्टेंजिन नाम है उसका, स्टेंजिन वांगिल। तो वो सर्विस में मेरे से सीनियर था, प्रमोशन में से जूनियर था, बट वो इतना हंसमुख बंदा था ना, इतना मोटिवेट रहता था अपने आप को, कि जब मुझे ये लगता था कि हाँ, कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा यार, अब टूटना पड़ेगा, तब वो पता नहीं कहाँ से पॉजिटिव एनर्जी लेके आता था भाई साहब, ऐसे हंसता खेलता कूदता आता जैसे छोटा बच्चा हो, और कह चल यार चल, उड़ा हो जाएगा, हो जाएगा, चल उड़ा हो जाएगा, हो जाएगा। पूरा स्ट्रेस वीक उसने मेरे को ऐसे निकलवा दिया जैसे कि स्ट्रेस वीक का आज पहला दिन हो। वो एनर्जी, वो पॉजिटिवनेस उस बंदे के अंदर ठूस ठूस के भरी हुई थी। अगर किसी बंदे को लगता है कि हाँ ऐसा मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं कहता हूँ उस बंदे से सीखना चाहिए कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में कैसे खुश रहा जाता है। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा था। अब वो मेरा आज भी बड़ी है, हम 2019 से साथ नहीं है, बट आज भी हम दोनों से एक दूसरे टच में है। ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगा सर, बिकॉज़ हमारे यूथ को अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो एक मोटिवेशन की। बिकॉज़ सबसे ज़्यादा अभी अगर एज ग्रुप देखें तो अभी के बच्चे डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स इन सब चीज़ों में जा रहे हैं। हालाँकि उनको मोटिवेट होना चाहिए, तो कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होगा उन सब के लिए। सर एक और डाउट है, मतलब लाइक हमारे ऑडियंस का, कि बहुत लोगों का मिथ है ये चीज़ अग्निवीर को लेके। अग्निवीर जब से अप्लाई हुआ है, उसमें ये मिथ रही है लोगों की कि 4 साल की नौकरी, मतलब 4 साल का आर्मी, और उसके बाद फिर वो अनएम्प्लॉयड हो जाएँगे, और उनके पीछे उनका बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है। तो सर इसकी एक्चुअल रियलिटी क्या है? ये देखिए, ये सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं देखने के। ऐसा नहीं है। अब एक जब फौज में एक लड़का आता है तो उसकी एज आप 17, 17.5 साल या 18 साल, मैक्सिमम 18 साल, 18 से 21 उसका क्राइटेरिया है, बट लड़का 18 साल में फौज में भर्ती होता है। और 18 साल ही एक एज ऐसी होती है जब वो बच्चा अपने 12th पास करके अपना कोई ग्रेजुएशन में या फिर किसी कोर्स में अपना नाम लिखवाता है। 3 साल की ग्रेजुएशन होती है आपकी, 18, 19, 20, 21 साल। और अग्निवीर में अगर आप भर्ती हो रहा, वही लड़का अग्निवीर में भर्ती हो रहा, उसके साथ वाला, वो लड़का वहाँ से 4 साल में, अगर वो वहाँ मेहनत करता है, ऐसा नहीं है कि किसी को ही निकाल देंगे। अगर आप वहाँ मेहनत कर रहे हैं, 4 साल बाद आपके दोबारा जो टेस्ट होते हैं, जो फिजिकल होते हैं, उसमें आप अच्छा पर वो करते हैं, तो आपको वहाँ रखा जाएगा। कि 50% आज की डेट में उसको कर दिया गया है कि अगर 100 बच्चे वहाँ पे हो रहे हैं, और 50% बच्चों को वहाँ पे रखा जाएगा। ऐसा नहीं सबको निकाल दिया जाएगा। जो मेहनत करेगा पहली बात तो वहाँ से निकल नहीं पाएगा, और जो वहाँ पे भी मेहनत नहीं करेगा या अपने आप को टाइम के साथ डेवलप नहीं करेगा, तो उसको वहाँ से हो सकता है निकाल दिया जाए। तो ऐसा नहीं है। एक लड़का जब 18 साल का भर्ती होकर जा रहा है और 22 साल की 23 साल की एज में वहाँ से निकल रहा है, तो 23 साल के बच्चे के हाथ में 21 लाख रुपए होंगे उस टाइम पे, जो उसको गवर्नमेंट भी दे रही है और गवर्नमेंट सैलरी भी दे रही है। और 21 साल की या 22 साल की उम्र में एक लड़का अपना कॉलेज कंप्लीट कर पाता है, वो पॉकेट मनी भी घर से लेके चलता है। तो क्या उन दोनों बच्चों में डिफरेंस नहीं होगा? और दूसरी चीज़ ये है कि जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या फिर स्टेट पुलिसेस वगैरह, उन्होंने पहले अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो भी लड़के वहाँ से निकलेंगे, जो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो अपने पास जॉब पे रखेंगे, क्योंकि उनको एक ट्रेन सोल्जर मिल रहा है। उनको अपने एसेट्स कम खर्च करने पड़ेंगे ट्रेनिंग के ऊपर। तो कहीं मेरे को किसी हिसाब से नुकसान नहीं लगता इसमें। पॉइंट सर, हालाँकि अभी अग्निवीर के साथ-साथ लड़कियों को भी काफ़ी ज़्यादा मौका दिया जा रहा है आर्मी में। तो क्या-क्या लड़कियों के पास अभी ऑप्शंस है इंडियन आर्मी को लेके? ऑप्शंस अभी धीरे धीरे, देखिए किसी भी चीज़ को लागू होने में, उस चीज़ को सही तरीके से चलने में थोड़ा समय लगता है। लड़कियां कभी किसी मामले में कम नहीं रही हैं, ऑब्वियस सी बात है। चाहे वो चांद में जाने की बात हो, चाहे वो आपकी फौज में लड़ने की बात हो। हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी के टाइम से ही लड़कियां हमारे काफ़ी आगे रही हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने जब हमारी आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, उस टाइम पे भी लड़कियां उस फौज में हिस्सा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियों को कहीं मौका ना मिला हो। बट हाँ, अभी जैसे आपकी नॉलेज के बता दो कि एनडीए में भी अभी लड़कियों को अलाउड कर दिया गया है। वो एनडीए के थ्रू भी अपना जा सकती हैं। अभी बीच में आपने देखा होगा तो शायद इसमें सीएमपी में भी लड़कियों को भर्ती किया गया था। और मेडिकल फील्ड में तो लड़कियां जाती ही जाती हैं आर्मी में। अभी धीरे धीरे हर साइड से उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। यस सर, और इस साल पे क्या जो हमारा रिपब्लिक डे है, उस पे भी मेन फोकस जो है हमारा ज़्यादातर वुमेन्स पे रखा गया है, वुमेन परेड पे रखा गया है। सो ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि जो एक्चुअल कहते हैं इक्वालिटी वगैरह, तो वो हमारे वुमेन्स को दिया जा रहा है, और आगे भी किया जाएगा काफ़ी हद तक। सर आपका कौन इंस्पिरेशन अभी तक रहा है
जो आपको इस मुकाम तक आने में बहुत हेल्पफुल रहा है? मेरे फादर मेरे फादर साहब मेरी इंस्पिरेशन हमेशा से रहे हैं। हालांकि उनकी मेरी बनती कम थी, बट हमेशा से इंस्पिरेशन वही रहे हैं मेरी। ओके, यू मीन सुपर हीरो वाला? हाँ, कह सकते हैं। हर बच्चे का फादर उसका सुपर हीरो होता है। यस सर। आप की कोई ऐसी चीज़ जो मतलब या ऐसी कोई मैसेज जो आप हमारे यूथ को देना चाहते हैं और हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं? हम्म कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। ऊंच नीच हमेशा हर जगह आती है। कभी आपको लगेगा कि हाँ शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, या कभी आपको ये भी लगेगा कि नहीं यार अब बस हो गया, अब थक गए। तो उस टाइम पे आराम से बैठो, एक डीप ब्रेथ लो और एक नया स्टार्ट दो अपने आप को। हमेशा कई बार तो कंप्यूटर भी स्टार्ट एंड स्टॉप मांग लेता है, उसको भी रिफ्रेश करके चलाते चल जाता है वो, तो हम तो फिर भी इंसान है। तो कभी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं समझना चाहिए कि सब होता है, बस करने की इच्छा होनी चाहिए। तो ये थी हमारे मिस्टर प्रदीप हुड्डा की जर्नी, और आगे की चीज़ों के लिए देखते रहिए नया भारत न्यूज़। शुक्रिया।